हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। जैसे आप लोगों को पता ही है, हम लोग ने ये पूरे साल धूमधाम मेहनत की है और अब आखिरी टाइम है जब एग्जाम देने हम जाने वाले हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए लाया है कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के डिमांड के हिसाब से। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो पूरा ऑब्जेक्टिव 1 to 10 जितने भी लेसन हैं उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पूरे एकदम डिटेल में हमने स्टडी किया था। ठीक है, इसके ऊपर मैंने 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनाए हैं, 8 मार्क्स के भी क्वेश्चंस बनाए हैं और ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो एकदम हम एग्जाम में जाने से 2-3 घंटा पहले एकदम फुर्सत से देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। The terms of macroeconomics derive from Greek word which mean dash आएगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने क्या लिखना है, स्टडी ऑफ लार्ज यूनिट। क्या लिखना है हमें, स्टडी ऑफ लार्ज यूनिट। ओके, मतलब क्या बोल रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको ग्रीक वर्ड में मिक्रोस कहा गया है, बट इसका मतलब क्या होता है, इट स्टडी अ लार्ज यूनिट। मतलब क्या, ये लार्ज क्वांटिटी में चीजों को स्टडी करता है और ये लार्ज यूनिट पे जाके बातें करता है। ये अकेले अपने आप से बातें नहीं करता, ये सबसे बातें करता है। ठीक है, फॉर एकदम इजी एग्जांपल। उसके बाद क्या, द टर्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर कॉइन्ड बाय इकोनॉमिक्स। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक और जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसको सबसे ज्यादा स्टडी किसने किया, रेगनार फ्रेश ने। किसने, रेगनार फ्रेश ने। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के टेक्स्ट बुक के भी है और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद भी बनाए हुए हैं। उसके बाद क्या है, द प्राइस ऑफ ऑल कॉमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की, कॉमोडिटी की जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होगी, कैसे होगी, जैसा डिमांड और सप्लाई रहेगा। अगर डिमांड ज्यादा रहेगा तो सप्लाई भी ज्यादा रहेगा, डिमांड कम रहेगा तो सप्लाई भी कम रहेगा। मतलब क्या, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हुए है। वो किसके बिहाफ में है, जो कॉमोडिटी की जो प्राइस डिटरमाइन की जाएगी वो क्या क्यों की जाएगी, तभी की जाएगी जब मेरे सप्लाई और मेरी जो डिमांड है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। फोर्थ वन, the four main factor contributing to the production process are। मतलब क्या, ऐसा कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस है जो कंट्रीब्यूशन देता है, क्या देता है, कंट्रीब्यूशन। मतलब जो साथ में आके काम करता है, उसका मतलब क्या है, ऐसे कौन से मेन फैक्टर है, हमारा लैंड रहेगा तभी तो प्रोडक्शन करेंगे, नहीं तो प्रोडक्शन किस पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद लेबर, अगर लैंड है और लेबर ही नहीं है तो काम कौन करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैपिटल, पैसा नहीं रहेगा तो कुछ होगा क्या, बिना पैसे के हम लेबर ला सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। और एक एंटरप्रेन्योर जिसको प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद फिफ्थ वन, The microeconomics deal with study behavior of small unit। मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक किस पे स्टडी करता है, स्मॉल यूनिट पे। मैक्रो किस पे करता है, मतलब बड़े लेवल पे, और जो मैक्रो है वो क्या करता है, छोटे लेवल पे। उसके बाद क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी। मेरा जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो क्या है, इनकम थ्योरी है, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। उसके बाद क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिनेट द फॉरेस्ट। मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक है वो एक एग्जाम्पल है किसका, फॉरेस्ट का, नॉट अ सिंगल ट्री। मतलब वो अकेले चीज का नहीं है, वो क्या कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो क्या कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो क्या बोल रहा है कि भैया मैं सिर्फ और सिर्फ ट्री के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिंगल ट्री के बारे में नहीं, मैं पूरे फॉरेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो उसकी कॉन्सेप्ट क्या है कि वो क्या कर रहा है, किस पे स्टडी कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई पे। किस पे कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई पे।
द मेथड एडॉप्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक जो मेथड है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस किसको एडॉप्ट करता है? माइक्रो करता है स्लाइसिंग मेथड को और मैक्रो करता है लंपिंग मेथड को। ठीक है, हमारा ये पहला चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, क्वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ये सब हमने क्या देखा था, अपने बुक में देखा था। हम लोग आज देखने वाले हैं बस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी, अगर मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल, अगर मेरा टोटल यूटिलिटी फॉल हो गया, ठीक है, जब एक पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी होता है तो मेरा जो टोटल यूटिलिटी वो क्या होता है? कम होने लगता है, मतलब मेरी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? डायरेक्ट निगेटिव हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने पूरा ऐसा डायग्राम में देखा हुआ है ये सब। उसके बाद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब क्या, जो हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या बोला है? कांस्टेंट बोला हुआ है कि भैया पैसा को भूल जाओ और बाकी सारी चीजों पे ध्यान दो। उसके बाद क्या, as per as law of diminishing marginal utility measurement of utility as assumed to be cardinal measurement। क्या होगा? cardinal measurement। मतलब क्या, हमारी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? कार्डिनली कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारा सेकेंड पेज पे। द पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, मतलब क्या, जब मेरा पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, मेरे को जब सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी एक हाईएस्ट पॉइंट पे, उसके बाद क्या होगा? मेरा टीयू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और एमयू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब टीयू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और एमयू क्या हो जाएगा? मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा? व्हेन एमयू फॉलिंग टीयू, मतलब एमयू अगर गिर रहा है तो टीयू भी क्या होगा? टीयू क्या होगा? राइज होगा। अगर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है तो मेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। व्हेन टीयू डिक्लाइन, अगर मेरा टीयू डिक्लाइन हो गया तो एमयू बिकम अ निगेटिव। मेरा एमयू क्या हो जाएगा? निगेटिव। मतलब क्या, जब मेरा पॉइंट ऑफ स्टैटिटी था तब तक सही था, मैक्सिमम था, ठीक है, पर वो जैसे जैसे कम होने लग गया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो में या निगेटिव में कन्वर्ट होने लग गई। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का ए, उसमें क्या था? डिमांड एनालिसिस। वो क्या था? डिमांड एनालिसिस। मेरे पास विलिंग टू पे, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, ये क्या था? हमारा डिमांड एनालिसिस में था। उसके बाद नेक्स्ट, द विलिंगनेस टू हैव समथिंग इज कॉल्ड एज डिजायर। मतलब क्या, मेरी खरीदने की इच्छा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिजायर। क्या है वो? मेरी इच्छा है। डिजायर टू प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, देयर आर 3 नेसेसरी कंडीशन फॉर डिमांड। डिमांड के लिए क्या क्या लगता है? मेरी डिजायर लगेगी, प्लस विलिंगनेस लगेगा, परचेस लगेगा, एबिलिटी टू पे लगेगा, तभी ये सारी चीजों को मिला के क्या होगा? मैं डिमांड को क्रिएट कर पाऊंगी। उसके बाद क्या? द परचेस ऑफ पावर कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू पे। अगर मुझे किसी चीज को कंजम्पशन करने की कैपेसिटी, अगर किसी कंज्यूमर को किसी चीज को खरीदना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू पे। उसके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस चीज को खरीद सके। उसके बाद वन कमोडिटी कैन पुट अ सर्वर यूज, इट इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? एक साथ में बहुत सारे यूज है। क्या कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी? मेरा लाइट चालू किया है, मेरा एसी चालू है, मेरा प्रोजेक्टर चालू है, मेरा लैपटॉप चालू है, मतलब क्या है? एक साथ में वो सारी चीजों, मेरी सारी वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। उसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट डिमांड बोलेंगे। उसके बाद मार्शल लॉ ऑफ डिमांड, डिजायर द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड और प्राइस। मतलब क्या, हमारे जो मार्शल जी है उन्होंने बताया कि हमारे प्राइस और डिमांड में क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप है। उसके बाद इंफीरियर गुड लाइक चीप ब्रेड, वेजिटेबल, घी, इट इज नोन एज गिफन गुड्स। ऐसा चीज जो खराब हो सकता है, ठीक है,
वो क्या है, वेजिटेबल, चीप ब्रेड, घी, ये सब क्या है, सस्ते में मिलेगी पर वो खराब हो सकती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिफन गुड्स बोलते हैं। एक्सपेंसिव गुड्स सच एज डिमांड, लग्जरी, कार आर नोन एज प्रेस्टीज गुड्स। मतलब क्या प्रेस्टीज गुड्स, मतलब अमीर लोग, याद है आप लोगों को प्रेस्टीज गुड में मैंने बताया था कि अमीर लोग हैं। अब अमीर लोग क्या सोचेंगे, अमीर लोग सोचेंगे मेरे घर में एसी हो, मेरे घर में फ्रिज हो, मेरे घर में ये हो, मेरे घर में वो हो, मतलब क्या वो अपनी हाई लेवल का सोचेंगे। प्रेस्टीज गुड मतलब लग्जरी चीजें के बारे में वो ज्यादा सोचेंगे। व्हेन द डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अगर मेरा डिमांड चेंज हो रहा है मेरे प्राइस के वजह से, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएशन इन डिमांड। अगर मेरा डिमांड चेंज हो रहा है मेरे प्राइस के वजह से, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएशन इन डिमांड। उसके बाद क्या, अराइज ऑफ डिमांड कॉजेस ऑफ फेवरेबल चेंज अदर फैक्टर एज सेम प्राइस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। मतलब क्या, अगर मेरे डिमांड बढ़ रही है किसी फेवरेबल चेंजेस के वजह से सेम प्राइस पे, उसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके चैप्टर नंबर 3B, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द लीनियर डिमांड कर्व इज एक्स एक्सिस इज बिकम 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड लीनियर डिमांड कर्व y एक्सिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस, इट इज इन केस द परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मेरा डिमांड पैरेलल है x एक्सिस को, उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ नेसेसिटीज। किसके वजह से, नेसेसिटीज की वजह से। व्हेन चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्टेड डिमांड, अगर मेरा प्राइस चेंज हो रहा है विदाउट इफेक्टिव डिमांड, अगर मेरा प्राइस चेंज हो रहा है विदाउट मेरे डिमांड को इफेक्ट करते हुए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग ने देखा है ना, परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, सारे क्वेश्चन जो है उन सब चीजों से ही रिलेटेड है। डिमांड ऑफ सॉल्ट, डिमांड जो है सॉल्ट की क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, मतलब परफेक्टली ना चेंज होने वाली डिमांड है वो। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद डिमांड ऑफ मेडिसिन, डिमांड ऑफ मेडिसिन, भाई तू कुछ भी कर, अगर तेरा तबीयत खराब है तुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा, मतलब क्या, ये रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी। ओके, उसके बाद डिमांड ऑफ हैबिचुअल गुड्स, अगर मेरा हैबिट है ड्रिंक करने का, ऐसा है नहीं, हाँ आप लोग ज्यादा दूर तक मत जाना। ठीक है, अगर मेरा हैबिट है ड्रिंक करने का, और अगर मेरा वो क्या है, हैबिट है, अगर मैं नहीं ली तो ठीक है, तो मुझे तकलीफ होगी, या मैं एकदम रश महसूस करूंगा, या अलग अलग चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर फोन है, अगर मेरे पास फोन है, फोन में अगर नेट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इन केस नेसेसरी गुड्स इनकम इलास्टिसिटी बिकम 0, मतलब अगर मेरी नेसेसरी है गुड की, जो इनकम है इलास्टिसिटी की, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन केस द सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड द ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स। व्हेन द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड, अगर मेरा सप्लाई कर्व अपवर्ड हो जाएगा तो उसकी जो स्लोप रहेगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एन अपवर्ड स्लोइंग कर्व शोज, अगर मेरा जो ग्राफ है अगर वो अपवर्ड शो कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, एक्सपांशन इन सप्लाई। क्या हो जाएगा, एक्सपांशन इन सप्लाई। अ राइट शिफ्टेड इन द सप्लाई कर्व, क्या बोल रहा है, अ राइट शिफ्टेड, अगर वो लेफ्ट राइट के तरफ शिफ्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे उसको, इंक्रीज इन डिमांड। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, भैया भूल जाओ, सारे फैक्टर को कांस्टेंट कर लो। व्हेन द लेस ऑफ सप्लाई, अगर मेरा सप्लाई कम हो गया ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अगर मेरे प्राइस के कम होने की वजह से अगर मेरा सप्लाई कम हो गया, अगर मेरा प्राइस के कम होने की वजह से अगर मेरा सप्लाई हो गया, बाकी चीजों को कांस्टेंट कर दो, तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। मतलब क्या भैया, अगर आपके हैबिट है या आपका या प्रेस्टीज गुड्स है या गिफ्ट गुड्स है, कुछ भी है, अगर ये सब चीजों को भूल जाओ, बस प्राइस और सप्लाई पे फोकस करो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। उसके बाद क्या, चैप्टर नंबर 5, अ सेलर इज प्राइस मेकर।
फॉर्म्स ऑफ मार्केट, चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसमें क्या है, अ सेलर इज अ प्राइस मेकर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली मतलब अकेला सेलर, ठीक है, मतलब क्या, एक सेलर क्या है, प्राइस मेकर है। कब, जब वो अकेला सेलर है, ठीक है। द वेल ओरिएंटेड मोनोपोली इज कॉल्ड एज पब्लिक मोनोपोली, मतलब क्या, जो वेलफेयर ओरिएंटेड मोनोपोली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक मोनोपोली। अ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट on the basic place are local and national, it is international. The tea is cultivation in Assam is the example of natural monopoly. ये क्या है हमारा, नेचुरल मोनोपोली का एक एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद पेज नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में है इंडेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 6 क्या है हमारा, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर डैश स्पेशलाइज्ड एंड एवेंजर्स, क्या है, स्पेशलाइज और एवेंजर्स। उसके बाद क्या, इंडेक्स नंबर इज एन इकोनॉमिक डैश होगा, हाँ, इंडेक्स नंबर इज एन डैश बायोमीटर, इकोनॉमिक बायोमीटर, क्या, इकोनॉमिक बायोमीटर। उसके बाद क्या, द बेस्ट ईयर शुड बी अ डैश ईयर, रिसेंट ईयर, क्या होगा हमारा, रिसेंट ईयर। उसके बाद क्या है, द इंडेक्स नंबर फॉर द बेसिक ईयर इज 100, मतलब मेरा इंडेक्स ईयर जो बेसिक ईयर का कितना रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू नो द चेंज ऑफ प्रोडक्शन, अगर मेरे प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से मेरी इंडेक्स नंबर की कितनी यूजफुल होगी, मतलब क्या बढ़ेगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी। सिंपल, द डैश इज dash index number is equal importance all the items. Simple index number is given all equal all important to the all items, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 7, while the eliminating national income which include only value of final goods and services टू अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। अगर मेरे नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 7 क्या है हमारा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, मेरा इनकम, आपका इनकम, हमारे देश का इनकम, सब नेशनल इनकम, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर मेरी नेशनल इनकम है और अगर मैं किसी को क्या कर रही हूँ, मेरी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, तो क्या होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें डबल काउंटिंग तो नहीं हो रहा। अगर डबल काउंटिंग होगा तो क्या होगा, मेरी जो रेशियो आएगी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। उसके बाद क्या, एनडीपी, सॉरी जीडीपी आएगा, हाँ, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डक्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डक्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या होगा, डक्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद क्या, इन इंडिया नेशनल इनकम इज एलिमिनेटिंग यूजिंग डैश कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड, क्या होगा, किस किस का कॉम्बिनेशन है, आउटपुट का और इनकम का। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, क्या है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरे बच्चे मेरा वीडियोस देख रहे हैं और उनको मेरी जो पढ़ाई हुई चीजें हैं वो समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, मेरे पास क्या है, ऑप्शनल फंक्शन है गवर्नमेंट के पास। फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर, कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, और सेकंड क्या है हमारा, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट, द ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्लिगेटरी फंक्शन क्या है गवर्नमेंट की, मेंटेनिंग द इंटरनल लॉ और ऑर्डर, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर मेजरमेंट और एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या है हमारा, जो हमारी ऑब्लिगेटरी फंक्शन है गवर्नमेंट की, वो क्या बोल रहा है कि इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, डेफिनेशन, पब्लिक फाइनेंस is one of the those subjective which are
ऑन द ब्रॉड लाइन बिटवीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक डैश गिवन बाय एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर हैग्यू डैल्टन, प्रोफेसर फ्रेडली फेरिश। मतलब क्या, इसका आंसर क्या है, प्रोफेसर हैग्यू डैल्टन। ओके, उसके बाद नॉन टैक्स रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू, ऐसा कौन सा, सॉरी, नॉन टैक्स रिसोर्स जो रेवेन्यू जनरेट करता है। फर्स्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट एंड फी टैक्स, फीस टैक्स या स्पेशल लेव्यू। मतलब क्या, मेरे पास कौन कौन है, फी है और क्या है, स्पेशल लेव्यू। उसके बाद ट्रेंड शो बाय द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट फॉलोइंग ट्रेंड, क्या है, कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज और फ्लक्चुएटिंग। क्या है, मेरे जो ट्रेंड है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, कोई भी गवर्नमेंट को लेके वो क्या शो कर रही है, क्या शो कर रही है, वो इंक्रीज, क्या कर रही है, वो इंक्रीज को शो कर रही है। चैप्टर नंबर 9, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेर एस्टैब्लिश टू डैश। फर्स्ट क्या है, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड, डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स, रेगुलेटरी ऑफ मनी मार्केट, रेगुलेटरी ऑफ कैपिटल मार्केट। आंसर क्या है, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। क्लियर है, क्लियर है सब लोग को, कमेंट में बताना, ठीक है। मैं स्पेशली कमेंट चेक करूंगी आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, individual investor have lost confidence in the capital market due to lack of financial instrument, lack of financial instrument, highly transaction cost, low return और financial claim। मतलब क्या, मेरी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है किसी भी लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस को लेके कैपिटल मार्केट, तो क्या रहेगी, वेरी हाई ट्रांजेक्शन, वेरी हाई नहीं, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रहेगी, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल बैंक एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द फाइनेंशियल सिस्टम टू डैश प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफिट, एक्सेलरेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, मोबिलाइज द सेविंग एंड एलोकेशन रिसोर्स, वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो क्या रहेगा, मोबिलाइज टू सेविंग एंड एलोकेशन ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक। चैप्टर नंबर 10, टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड डैश, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरप्रोट और एक्सटर्नल ट्रेड। तो इसमें से कौन कौन सा है हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, कौन कौन से टाइप है, पहला इंपोर्ट, सेकेंड एक्सपोर्ट और थर्ड एंटरप्रोट। उसके बाद क्या, एक्सपोर्ट ट्रेंड ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इंक्लूड ए इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल ऑफ गारमेंट्स। तो पहले हमारा आंसर क्या है, ए, बी और एक डी है, रुको इधर, गोल्ड। तो हमारा आंसर क्या है, गोल्ड, ठीक है। तो पहला क्या है, इंजीनियरिंग और एक क्या है, गोल्ड, ठीक है। इतना हो गया आप लोगों का, चलो आगे बढ़ते हैं 8 पे। द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, टू इनफ इन्वेस्टमेंट, लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर, ब्रिंग चेंज एंड कंपोजिट ऑफ एक्सपोर्ट। पहला आंसर क्या है हमारा, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो आज हमारा यहाँ पे यह हमारा सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म होता है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया है और आई होप कि आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से, ऑब्जेक्टिव के मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। और मैं ऐसा होप रखती हूँ आप लोगों से, क्या आप लोगों के एक भी मार्क्स कहीं भी ना जाए, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स होता है किसी को पास करा सकता है और एक मार्क्स किसी को फेल करा सकता है, इतनी इंपॉर्टेंट है एक मार्क्स की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे शानदार वीडियोस के साथ। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट ऐसे करिए कि मुझे भी और इंटरेस्ट है और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।